हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के। ठीक है, ये क्षेत्र कैसे लिखा हुआ है समझ जाना, क्योंकि मेरे से टाइप नहीं हो रहा था, वो वाला श नहीं बन रहा था। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। आपको पता ही है, एक चैप्टर के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, आपका चैप्टर खत्म है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट आते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि बोर्ड में बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे के सारे चैप्टर आपके एसएसटी के अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी करे हैं, और वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, सारा का सारा चैप्टर समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और मैंने हर चैप्टर के PYQs भी अपलोड किए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपका एग्जाम नज़दीक है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा, तो आप चैप्टर के सबसे पहले PYQs देखो। ठीक है, अगर आप वो भी करके जाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधानों का वर्णन करें। गवर्नमेंट जो थी वो भारत की सरकार 2005 सितंबर में एक योजना लेकर आई थी, जिसको मनरेगा कहा जाता है हिंदी में, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, कभी कभी इसको मनरेगा भी कहा जाता है। तो ये लॉन्च किया था, किस लिए किया था? लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए। इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए भारत के लगभग 625 जिले में काम का अधिकार लागू किया। याद रखना, मनरेगा को काम का अधिकार भी कहा जाता है। और साथ ही में स्टार्टिंग में 625 जिलों पर लागू किया गया था। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भी कहते हैं। 2005 क्यों कहते हैं? क्योंकि 2005 में लागू किया था। इसके प्रावधान सुनो। ठीक है, राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो भी इसके लिए आवेदन देगा, यानी मनरेगा के लिए जो भी बंदा आवेदन देगा ना, उसको कम से कम 100 दिनों तक तो रोजगार देना ही देना है सरकार को। अगर वो सरकार रोजगार नहीं दे पाई ना, तो इनको बेरोजगारी भत्ता देती है। मेरे कहने का मतलब मैंने मनरेगा में आवेदन दिया, तो मेरे को काम देंगे वो साल में कम से कम 100 दिनों तक। 365 दिन होते हैं ना, उसमें 100 दिनों तक काम देंगे। अगर काम नहीं दे पाए तो उस दिन का मेरे को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है, यानी कुछ पैसे देंगे कि जी हम आपको काम नहीं दे पाए, माफ़ी चाहूँगा, ये लो आपके पैसे। ऐसे करेंगे वो हमारे साथ। ठीक है, तो रोज़गार ना मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में ही ये कार्यस्थल होगा। मतलब है ना, वो जो काम होता है, अब ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मनरेगा उसमें काम किस तरह का होता है। वो जो काम होता है वो मैनुअल होता है, नहीं पत्थर उठाना, रोड बनाना, ये सारे के सारे गड्ढे भरना, ये सारे के सारे काम होता है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है, यानी आरक्षित किया गया है कि जितने भी लोग इस मनरेगा के लिए आवेदन देंगे उसमें से 1/3 तो वुमेन होनी चाहिए। साथ ही में गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, मतलब जो गरीब में भी बहुत ज़्यादा गरीब है ना, उनके लिए बनाया गया है। ओके, अब इसका उद्देश्य सिंपल सीधी बात है, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी रोज़गार के अवसर मिले, वो भी अपनी दिनचर्या चला सके, उनको किसी से मांगना ना पड़े। ठीक है, इसलिए ये दिया गया है, मनरेगा शुरू किया गया है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उत्पादन के तृतीय क्षेत्र में के बढ़ते महत्व के 5 कारण बताइए। मतलब है ना, तृतीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था कि कृषि बहुत ज़्यादा होती थी, बट आज हमारे भारत के अंदर तृतीय क्षेत्र यानी सॉफ्टवेयर वगैरह का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसका कारण बताइए। तो ये सारे के सारे 5 कारण हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखो, कि बता देता हूँ मैं आपको कि भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्था, बैंक, परिवहन, डाक की सेवा आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है और इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार इन पर ज़्यादा पैसे लगाती है और इनको अच्छा करती है। और ये सारी की सारी चीज़ें यानी शैक्षिक, परिवहन, बैंक वगैरह किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसलिए हमारा तृतीय क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, उनका महत्व बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक द्वितीयक के विकास के साथ ही तृतीयक सेवाओं की मांग बढ़ी है। उदाहरण परिवहन, व्यापार, भंडार आदि। देखो सिंपल सीधी बात है, जैसे जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र बढ़ा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में मान लो फसलें बहुत अच्छी उगना स्टार्ट हुई है, द्वितीयक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो मान लो प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना बहुत ज़्यादा उगा है, तो गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाया जाएगा? परिवहन की मदद से। और परिवहन किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। तो इसकी वजह से हमारा तृतीय क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। तीसरा पॉइंट है, समाज के कुछ वर्गों की आय बढ़ने के साथ साथ कुछ सेवाओं की मांग भी बढ़ी है, जैसे पर्यटन, निजी स्कूल आदि। मतलब कुछ लोगों की आय बढ़ी है, कुछ लोग अमीर बने हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अमीर जो है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना
क्या कराएंगे, मेडिकल जांच वगैरह कराएंगे और पर्यटन टूरिज्म वगैरह घूमने भी जाएंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे तृतीय क्षेत्र में ही आती है, इसी वजह से हमारा तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है पिछले 10 दशक से, यानी इन 10 सालों से, मतलब पिछले दशक से यानी पिछले 10 सालों से सेवाओं का भी आगमन हुआ है। बहुत सारी नई नई सेवाएं हमारे भारत के अंदर आई है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ऑनलाइन बाई होंगी, मतलब खरीदना हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन सेवाओं के कारण भी तृतीय क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको भूलना नहीं है कि 1991 में हुए सुधारों के कारण भी तृतीय क्षेत्र को बढ़ने का अवसर मिला है। तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। 1991 में भारत सरकार ने क्या किया था, एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसको एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसकी वजह से हमारा जो उत्पादन था तृतीय क्षेत्र का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब मैंने एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है इसमें कि सेवा क्षेत्र के महत्व को समझाइए। तो अगर आपसे पूछे ना कि सेवा क्षेत्र के महत्व, तो आप समझ जाना कि आंसर सेम ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिखनी है आपको। जैसे कि ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ने की वजह से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, हॉस्पिटल बनने की वजह से, लोगों की दिनचर्या बढ़ने की वजह से, साथ ही में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में बढ़ावे मतलब बढ़ने की वजह से, विकास होने की वजह से तृतीय क्षेत्र बढ़ा है। तो ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी की गणना करने की प्रक्रिया बताइए। 2014 में और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जीडीपी क्या है, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, किसी विशेष वर्ष के प्रत्येक क्षेत्रक यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वाले क्षेत्रक के अंतिम उत्पादों या वस्तु व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, एक साल में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से जितना भी उत्पादन हुआ ना, अंतिम वस्तु का उत्पादन हुआ है, उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, और कौन करता है इसकी गणना, भारत में सकल घरेलू मापन जैसे कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और ये केंद्र सरकार जो राज्य के अलग अलग जो सरकारें होती है उनकी सहायता से करती है, या जो संस्थाएं होती है उनकी सहायता से करती है। ठीक है, केंद्र सरकार पता है ना आपको, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी जीडीपी निकालती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में व्यापक रोजगार स्थिति की तुलना करें। 2014 में और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र, देखो संगठित क्षेत्र में आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब होती है ना वो संगठित में आती है, और जो प्राइवेट जॉब होते हैं एक तरह से, या जो आपकी जैसे एक भैया हो गए वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, तो वो असंगठित क्षेत्र हो गया। अब इसके डिफरेंस सुन लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। पहला पॉइंट है कि संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित है, गवर्नमेंट जॉब लग गई सुरक्षित। नेक्स्ट पॉइंट है संगठित क्षेत्र का ही, कि चलो पहले असंगठित का भी पढ़ देता हूँ, कि यहाँ पर नौकरी सुरक्षित नहीं होती। ठीक है, संगठित में नौकरी सुरक्षित होती है, असंगठित में नौकरी सुरक्षित नहीं होती, कभी भी हटाया जा सकता है ना। जो भैया फैक्ट्री में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, उस भैया को कभी भी बोल दिया जाएगा कल से मत आना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि काम के घंटे निश्चित होते हैं, सरकारी नौकरी जो है 9 से 5 फिक्स होता है टाइमिंग, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकते आज रात को आपको 9 बजे रुकना है। बट असंगठित क्षेत्र में जो काम के घंटे होते हैं ना वो निश्चित नहीं होते। ठीक है, कितने भी ज़्यादा घंटे काम करवा लिया जाता है। ओके, तीसरा पॉइंट है काम के बदले में मासिक आय मिलती है। मासिक आय यानी महीने में आपको इतनी सैलरी मिलेगी, काम करो ना करो मासिक आय आपको मिलेगी संगठित क्षेत्र में। पर हमारे असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, काम के बदले दैनिक मजदूरी मिलती है, यानी पर डे के हिसाब से जितना तुमने काम किया उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, या मैं कहूँ वेजेस मिलेगी। ठीक है, मजदूरी जिसे कहते हैं, अगर वो एक दिन नहीं गए भैया तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, कार्य की स्थिति अच्छी होती है, असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति अच्छी होती है, साफ़ सुथरा ऑफिस होता है आपका, आराम से बैठो एसी की हवा में और काम करो। पर असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं होती, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती है। ठीक है, मतलब जो हमारे सीनियर होते हैं उनका भी व्यवहार सही नहीं होता संगठित क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कार्य कर्मचारी योजना का लाभ, यानी मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, रिटायरमेंट, ये सारी की सारी हमारी संगठित क्षेत्र में दी जाती है। परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता, ना कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, ना कुछ भी नहीं मिलता, ना पेड लीव मिलती है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। इसका एग्जाम्पल है हमारे टीचर्स, ये संगठित क्षेत्र में आ गया, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। ठीक है, और असंगठित क्षेत्र में जैसे डोमेस्टिक वर्कर हो गए, जो भैया फैक्ट्री में जाते हैं या काम वगैरह करते हैं घर पे ना, तो वो आ गए इसके उदाहरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिनने के उदाहरण के साथ अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों की निर्भरता की व्याख्या करें।
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2015 और 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है एक वैल्यू बेस है, वो आप लिख लोगे, बट फिर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया क्योंकि आ रखा है और बच्चों को इसको पता नहीं है कि कैसे आंसर करना है, इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो ये वैसे तो ये आंसर लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ। गन्ना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में उगता है, खेतों में उगता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद उसको चीनी बनाने के लिए कहाँ ले जाया जाता है? हमारे फैक्ट्री में ले जाया जाता है। और फैक्ट्री किस में आती है? वो हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आती है। ओके, और द्वितीयक क्षेत्र फिर से वो लोगों के पास ले जाया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र से लोगों के पास ले जाया जाता है। और जब वो लोगों के पास किससे ले जाया जाएगा? परिवहन से ना। परिवहन किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो इसलिए तीनों के तीनों एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है, हम कह सकते हैं। अगर गन्ना ना हो तो फैक्ट्री नहीं चलेगी चीनी की, और चीनी की फैक्ट्री नहीं चलेगी तो लोगों के पास नहीं जाएगी, परिवहन कम हो जाएगा। तो इसलिए तीनों एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असंगठित क्षेत्रों में कामगार की काम करने की स्थिति बताइए। बहुत बुरी स्थिति होती है। अभी हमने देखा ना, जो भैया मैंने बोला फैक्ट्री में काम करते हैं वो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। 2015 और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर मैं डायरेक्टली पढ़ देता हूँ कि वह सरकार द्वारा अनुसरण किए गए नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते। आपको पता है ये जो फैक्ट्री वगैरह होती है उसमें कोई भी नियमों का पालन नहीं होता, ठीक है। बोला जाता है कि 18 घंटे 10 घंटे ही 9 घंटे ही आप काम करवा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है वर्करों से। इस क्षेत्र में कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती। औपचारिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी रख लिया जाएगा और कभी भी हटा दिया जाएगा। आपको कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाएगा। एक बार बोल दिया हट जाओ तो हट जाना है आपको, ठीक है। इसलिए इसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसे असंगठित कहते हैं क्योंकि ये कोई औपचारिक प्रक्रिया फॉलो नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है। अभी आप जॉब पे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं, बाद में हटा देंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और हटा भी दिया जाता है वो बिना नोटिस के, वैसे ही हटा दिया जाता है, कल से मत आना ऐसा वाला सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई निश्चित कार्य समय नहीं है, कोई निश्चित कार्य समय नहीं है और श्रमिकों को ओवर टाइम का भुगतान भी नहीं किया जाता। टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतने घंटे ही काम करना और ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते। साथ ही में भुगतान की गई छुट्टियों, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित कामकाजी वातावरण, भविष्य निधि आदि जैसा कोई लाभ नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई छुट्टियाँ वगैरह, चिकित्सा वगैरह सुविधाएं ऐसी कुछ नहीं दी जाती। और जो आपकी छुट्टियाँ होती है ना, पेड लीव, वो भी नहीं होती हमारे असंगठित क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में 12 में या 12 की इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में आ रखा है। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग है जैसे कि आप देख सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, पहले मैं तीनों क्वेश्चन पढ़ूंगा ये वाले, ठीक है, और वाले भी पढ़ूंगा। उस क्षेत्र का नाम बताइए जो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देता है, ठीक है। यह क्षेत्र केवल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 1/4 उत्पादन करता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों को तो जॉब देता है बट बहुत ज़्यादा कम जीडीपी में उसका शेयर है। ये तो हो गया पहला। दूसरा वाला क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है और उत्पादकता में मदद क्यों नहीं करता? मतलब देश की उत्पादकता बढ़ाने में मदद क्यों नहीं करता? उदाहरण के साथ समझाइए। और प्रच्छन्न बेरोजगार का क्या मतलब है? अब ये तीनों आंसर इसके, मतलब तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। अब ये है क्या? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में ना सबसे ज़्यादा जो लोगों को जॉब प्रदान करता है ना, वो हमारा जो क्षेत्रक है वो है प्राथमिक क्षेत्रक। यानी सबसे ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी के अंदर काम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर फिर भी जो उसका जीडीपी में शेयर है वो बहुत कम है, 1/4 यानी 25% से भी ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा है प्रच्छन्न बेरोजगारी की वजह से। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य तो करते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। इसका मतलब है कि एक काम में ही ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं और वह अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते। एक खेत है, खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 के अगर वो 4 भी हो जाए ना तब भी उतना ही उत्पादन होगा। तो वो जो एक बंदा है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या है, जूझ रहा है। इसी वजह से हमारा उत्पादन बढ़ नहीं पाता, देश की जीडीपी नहीं बढ़ पा रही। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं बट उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। समझ गए आप? आई होप ये वाला समझ आ गया हो। आपको दोबारा से बता देता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र तो देता है, 60% लगभग लोगों को, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जहाँ पर 10 बंदे लगने चाहिए वहाँ पर 25 बंदे लग रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों को रोज़गार तो ज़्यादा मिलता है बट देखो खेत में तो उतना ही उत्पादन होगा ना। मान लो खेत में 10 की जगह 25 बंदे काम कर रहे हैं तो खेत तो उतना ही है, आप उतना ही सामान उतना ही आप उगा पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी में शेयर नहीं बढ़ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किन तरीकों से रोजगार बढ़ाया जा सकता है। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। कैसे कैसे? आसान शर्तों पर ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान करके, मतलब गांव में ना हमारे जो किसान हैं या जो भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत ही कम आसान शर्तों पर अगर लोन वगैरह दिया जाए तो वो बहुत प्रगति कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों और सेवाओं को प्रोत्साहन देना, यानी जो हमारी हैंडीक्राफ्ट होती है ना, हैंडीक्राफ्ट कह रहा हूँ मैं, हाथ से बनी चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए, है ना। हाथ से बनी जो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको हम शिल्प उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है कि मूलभूत सुविधा तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। आप एक एरिया में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलोगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी करेंगे और अपने एरिया का भी विकास कर पाएंगे और अपने घर को भी गरीबी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है रोड बनवाया, मतलब रोड बनवा कर जिससे लोगों को रोज़गार मिले। जैसे मनरेगा याद है ना, मनरेगा में भी तो लोगों को क्या किया जाता था, यही काम, जैसे रोड बनाना, ऐसे ऐसे काम दिए जाते थे। तो रोड बनाने से क्या होगा, विकास भी होगा, मतलब अच्छी रोड बनेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट आ पाएगा और साथ ही में लोगों को रोज़गार भी मिल पाएगा। मनरेगा भी एक तरह से यही करती है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शहरी क्षेत्रों में किन तरीक़ों से रोज़गार बढ़ाया जा सकता है? गांव का तो देख लिया, शहर का भी सुन लो। विभिन्न सरकारी योजनाओं को शुरू करके नौकरियां का सृजन किया जा सकता है, मतलब अलग अलग योजना सरकार द्वारा चलाई जा सकती है जिससे लोगों को रोज़गार दिया जा सके शहरों में। ये पॉइंट आप गांव वाले उसमें भी लिख सकते हो जो ऊपर हमने किया था, ऊपर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के क्षेत्रों में नौकरियां पैदा की जा सकती है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में लोगों को मतलब भर्ती करो। ज़रूरी नहीं है वो टीचर ही हो, नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है ना, जो भैया होते हैं कंप्यूटर पे बैठे होते हैं या कोई भी होते हैं जो मतलब जो थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करते हैं, वो भैया भी तो जॉब करते हैं एक तरह से, तो वहाँ पर भी नौकरियाँ पैदा की जा सकती है शहरों में। साथ ही में सरकार को उचित दर पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोगों को ऋण प्रदान करना चाहिए। शहरों में भी बहुत सारे लोग जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार को उनको ऋण देना चाहिए, लोन देना चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में डिफरेंस बताओ। सिंपल है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। देखो पहला डिफरेंस तो यह है, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में जो भी चीज़ें होती है ना, आपके जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसकी है? प्रिंसिपल की नहीं, वो आपकी गवर्नमेंट की है। निजी क्षेत्रों में परिसंपत्ति निजी स्वामित्व के हाथ में होती है, यानी किसी एक बंदे की होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में सारी की सारी सभी सुविधाएं जो है वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे रेलवे का जो सारा का सारा काम है वो हमारा गवर्नमेंट करता है और वही सार्वजनिक क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे निजी क्षेत्र का, ये सारी सुविधा एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। इसका मतलब निजी क्षेत्रों में जो सुविधा है ना वो हमारा जो प्राइवेट बंदा है, एक बंदा या लोगों का समूह उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र का कि इसका उद्देश्य अधिकतम सार्वजनिक कल्याण है, मतलब सामाजिक कल्याण है। जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र होता है ना, जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, उसका ये ऐसा क्यों बनाया जाता है, मतलब आपने देखा होगा वो ज़्यादातर लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि देखो अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो बहुत महंगा हो जाएगा किराया, बट उसको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के अंदर ही रखा जाता है जिससे लोग क्या करें, बहुत कम दामों पर एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। परंतु निजी क्षेत्रों में क्या होता है, इनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, कि महंगी बातचीत पैसे वैसे कमाने हैं तगड़ी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रोज़गार सुरक्षा दी जाती है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में किसी बंदे की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको सुरक्षा दी जाती है कि आपको ऐसे नहीं हटाया जाएगा। पर जो हमारा निजी क्षेत्र है उसमें क्या होता है, रोज़गार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं, मतलब जो भी काम होता है और जॉब होती है दोनों असुरक्षित होती है, कभी भी हटाया जा सकता है प्राइवेट नौकरियों में, तो है ना। नेक्स्ट है कि वैतनिक छुट्टी या अन्य सेवाएं दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि पेड लीव होती है और वेकेशनल वगैरह, ये सारी की सारी छुट्टी दी जाती है। बट प्राइवेट में बहुत कम ऐसा होता है कि सामान्य तौर पर नहीं दी जाती है। बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी जो होती है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उसमें तो दी जाती है, बट बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर हैं या कंपनीज़ है जहाँ पर नहीं दी जाती है ऐसी छुट्टी, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब दो बातें, पहली बात तो अगर आपके पास टाइम है तो चैप्टर की वीडियो देख कर आना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर समझा होगा तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब तो आप खुद ही दे पाओगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और एक और बात यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद होना चाहिए, हमारा टारगेट है किसी भी हालत में हमें 40K करने ही करने हैं, ठीक है। 1 जनवरी से पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है, जितना हो सके स्टेटस पे लगाओ, सबको बताओ, जितना हो सके शेयर करना और
साथ ही में दूसरों को भी बताना। ओके जी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी तक मैंने उस पर कुछ अपलोड नहीं किया, फिर भी उस पर 2000 क्या 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, बट मैंने अभी तक वहाँ पर कुछ अपलोड नहीं किया। तो बच्चे क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, तो वहाँ पर मैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लोगे, मेरे को पता है करोगे ही करोगे, क्योंकि पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं समझो कि यार आप 10th में हो तो अर्न नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 10th में हैं बट बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, जिनकी इनकम मेरे से भी ज़्यादा है। तो अगर हमारा चैनल वो वाला बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा वीडियो डालने के बाद, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। और सब्सक्राइब करके शेयर करो यार, जितना हो सके शेयर करो, हमें अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जी सर आप इतना ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाते हो बट आपके व्यूज़ क्यों नहीं आते। मेन रीज़न ये है कि यार मैं फेस के साथ वीडियो नहीं बनाता, अभी तक मेरे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है। तो जब सेटअप आ जाएगा तो मैं फेस के साथ भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए क्रिएटर नहीं समझता यूट्यूब, मेरे को आपको पता होना चाहिए। विदाउट फेस वाले लोगों को वो क्रिएटर नहीं समझता, ठीक है। क्रिएटर का मतलब ऐसे नहीं कि वीडियो तो मैं खुद ही बनाता हूँ, बट वो क्रिएटर इसलिए नहीं समझता क्योंकि मैं फेस के साथ नहीं बनाता, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए वो मेरी वीडियो रिकमेंड नहीं करता। तो जितना हो सके आप शेयर करो, आप ही के शेयर की वजह से 40,000 होने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। सारे चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में उनके PYQs का भी, ठीक है। ओके, बाय बाय।